नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। यूक्रेन समेत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। शांति और स्थिरता बहाली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया 16 उम्मीदवारों के नाम की सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं संभालेंगे प्रचार की कमान। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम स्टार प्रचारकों में शामिल। पहले चरण के नामांकन का मंगलवार अंतिम दिन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। 5 नए जिलों के नाम की घोषणा। लद्दाख के जिलों की संख्या बढ़कर होगी 7। प्रधानमंत्री ने बताया बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में अहम कदम। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का कल से न बनना अभियान। प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन के रवैये पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का निशाना। कहा आंदोलन को दबाकर बार बार डर का माहौल बनाने की कोशिश। गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से हालात की जानकारी ली। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कान्हा की भक्ति में सराबोर। मथुरा, वृंदावन, द्वारकाधीश समेत देश के सभी मंदिर। रात 12 बजे लड्डू गोपाल के जन्म को लेकर भक्तों का बेसब्री से इंतजार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ताबड़तोड़ हमले। 70 से अधिक लोगों की मौत। वाहनों से उतारकर पंजाबी मूल के लोगों को गोलियों से भूना गया। थाना, रेल और गैस पाइपलाइन को भी बनाया गया निशाना। अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो बाइडेन से आज बातचीत की। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली तथा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा पर विस्तृत बातचीत की और ये सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। और बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन उसे वापस लेकर बाद में संशोधित 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों को तय करना शुरू कर दिया है। उधर हरियाणा में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और सभी दल वहां अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा के 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। भाजपा ने की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के होंगे स्टार प्रचारक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। ये विधानसभा चुनाव अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार करेगा। हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मेरे किश्तवाड़ के लोग जो हमेशा हर कदम पे 2018 के बाद हमारे साथ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है ये किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही भाजपा ने सोमवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया। इसके जरिए भाजपा की कोशिश राज्य के 21% दलित मतदाताओं तक पहुंचने की है। दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन राम मेघवाल और दुष्यंत कुमार गौतम समेत पूर्व सांसद अशोक तंवर, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल ने शिरकत की। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए दलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग ने हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान की तारीख घोषित की है। भारतीय जनता पार्टी समेत कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने तारीख को बदलने की मांग की है। भाजपा और INLD इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुके हैं। पार्टियों ने अपने पत्र में छुट्टियों का जिक्र कर मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने गठबंधन को औपचारिक रूप दे दिया है और इसके अंतर्गत सीटों के बंटवारे की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दे दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। CPI-M और पैंथर्स पार्टी को 1-1 सीट दी गई है। इसके अलावा 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले पर सहमति बनी है। Out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, INC 32, and we have agreed और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, in a very disciplined manner from both sides, and we have narrowed it down to 5 seats. And over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPI-M and 1 seat for Panthers Party. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी साझा करते हुए इससे प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों को इस फैसले पर बधाई दी है। लद्दाख के लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और इसके बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।
गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इलाके के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए वृहद अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लद्दाख के लोगों की तरफ से। उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे जिलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर जांस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि जिला बनाया जाएगा। नए गठित जिलों के फैसले से पहले भी मोदी सरकार कई बड़े कदम उठाकर लद्दाख की विकास को तेजी दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 2015 में पीएम पैकेज के तहत लद्दाख को 9 बड़ी परियोजनाओं के लिए 21,441 करोड़ का पैकेज मिला था। लद्दाख को ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया गया है, जिसके तहत पनबिजली परियोजनाओं से लेकर ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने और सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण का काम किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख के बजट को बढ़ाकर प्रति वर्ष करीब 6,000 करोड़ रुपए किया गया है, तो 750 किलोमीटर की नई सड़कों का जाल बिछाया गया है। साथ ही 30 हेलीपैड और 2 हैंगर के निर्माण से पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। 10 नए टूरिस्ट सर्किट का विकास और 5 नए ट्रैकिंग रूट खोले गए हैं। तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। ढांचागत विकास से लेकर कृषि पर भी मोदी सरकार ने लद्दाख में तेजी से काम किया है, जिसका फायदा इलाके के लोगों को मिल रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद अब लद्दाख के लिए आने वाला यह फैसला प्रशासनिक रूप से राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। घरेलू पुरुष और घरेलू महिला क्रिकेट को मजबूती देने की दिशा में बीसीसीआई ने नई पुरस्कार राशि की शुरुआत की है। इसकी जानकारी बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, हम अपने घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम के अंतर्गत सभी महिला और जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि शुरू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर पुरुषों के लिए विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य घरेलू सर्किट में उत्कृष्ट प्रदर्शन और को मान्यता देना है और पुरस्कृत करना है। इस प्रयास में उनके अटूट समर्थन के लिए शीर्ष परिषद को हार्दिक धन्यवाद। हम सब मिलकर अपने क्रिकेटरों के लिए अधिक पुरस्कृत वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। सबसे खराब हालात गुजरात के कई जिलों में हैं। गुजरात में बिगड़े हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समीक्षा बैठक की और आपात बैठक करके हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उधर महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश से बुरा हाल है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा सहित कुछ राज्यों में सोमवार को तेज बारिश दर्ज की गई है। आफत की बारिश से राहत नहीं, गुजरात में बाढ़ का कहर। पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी, नदियां हैं उफान पर। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के चलते
जनजीवन अस्त व्यस्त। रविवार से लगातार हो रही बारिश के बाद गुजरात के अहमदाबाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं और कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है। अहमदाबाद के घाट लोडिया और नारायणपुरा इलाके बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहाँ सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। राज्य के कई शहरों में आफत के बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के अहमदाबाद समेत तापी, अमेरली, भावनगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र कच्छ में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश से उत्पन्न हुए बाढ़ के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सिंघवी से बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रेड अलर्ट वाले कई जिलों के जिलाधिकारियों से बात की और हालात का जायजा लिया। गांधीनगर में भारी बारिश के कारण संत सरोवर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के कारण नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं। आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात रीजन के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और उसके बाद जो डे 3, डे 4 के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी आने वाले कुछ दिन बारिश के लिहाज से भारी साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र के साथ गोवा, कोंकण और सौराष्ट्र के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने विशेष तौर पर 30 अगस्त तक के लिए मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर की ओर जाने से मना किया है। साथ ही आम लोगों को जरूरी काम न होने पर घरों से बाहर न निकलने की भी सलाह दी है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत कई क्षेत्र बारिश से तरबतर हैं। नर्मदा और क्षिप्रा नदी के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। कई प्रमुख बांधों के गेट खोले जाने से निचली बस्तियों में बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों को आफत की बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ के खतरे के चलते भोपाल के कलियासोत बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ और धार में अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन सहित कई जिलों में दर्ज की गई है। मौसम चेतावनियों के मद्देनजर जनसाधारण को ये सूचित किया जाता है कि वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी समय समय पर SMS और साथ में मीडिया बुलेटिन और अथराइज न्यूज के माध्यम से जो भी उनको सलाह मिल रही है या पूर्वानुमान मिल रहा है उसके अनुसार वो अपने दैनिक दिनचर्या में अनुसरण करें। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और कई स्थानों पर पानी का स्तर घटने लगा है। हालांकि करीब 1,17,000 लोग अब भी विभिन्न जिलों में 525 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में 19 अगस्त से लगातार तेज बारिश और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसमें करीब 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों में शासन एवं प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आइए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल। देश भर में हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मथुरा में कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गोरखपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। जिले में सरयू, राप्ती और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे गोरखपुर के 31 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ में सुरक्षित आवागमन के लिए 53 नावें संचालित की जा रही हैं। लगातार नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने समुचित तैयारी पूरी कर ली है। गोरखपुर के अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
कुछ दिनों में राप्ती और घाघरा नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से आज की तारीख में अगर हम बात करें तो राप्ती नदी भी अपने डेंजर लेवल से लगभग 35 सेंटीमीटर के आसपास ऊपर बह रही है और घाघरा नदी भी बरहज के डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही है। इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है कि अनावश्यक जल स्रोतों के आसपास न जाएं, क्योंकि इधर बीच काफ़ी संख्या में डूबने से मृत्यु की घटनाएं हुई हैं। उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल गोरखपुर जिले में सरयू और राप्ती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन राप्ती नदी का जलस्तर आज से कम होना शुरू हो गया है, जिससे अनुमान है कि 2 से 3 दिनों में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ जाएगा। इस समय वर्तमान में जनपद गोरखपुर में जो राप्ती नदी है और सरयू नदी जो है ये अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। कि राप्ती नदी का आज मतलब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2-3 दिनों में राप्ती नदी जो है अपने वो डेंजर लेवल के नीचे आ जाएगी। लेकिन सरयू नदी जो है वो इस समय चूँकि पानी बहुत धीरे धीरे आगे निकल पा रहा है, जिसके कारण अभी जो हमारा बरहज का जो स्टेशन है जहाँ पर राप्ती और सरयू का संगम होता है, उस क्षेत्र पर अभी तकरीबन नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर है। तो इस वजह से जनपद गोरखपुर की जो लगभग 45 ग्राम जो हैं पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। बांसवाड़ा और अजमेर में लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बांसवाड़ा के छिंच इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं अजमेर में हालात भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। अजमेर की आना सागर झील ओवरफ्लो हो रही है। अजमेर में हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आना सागर झील के आज जो गेट है उनको खोला गया था, उससे पूर्व जब गेट नहीं खोला गया था तब भी सड़क के आसपास पानी था। तो इसको देखते हुए जब गेट खोला गया उससे पहले यहाँ पे कट्टों की व्यवस्था कराई गई है ताकि पानी घरों में न घुसे। स्नैक कैचर भी उपलब्ध है, नगर निगम के अधिकारी उनकी पूरी टीम उपलब्ध है। लोगों से अपील है कि भाई पानी के भराव क्षेत्र में न जाएं और झुक के पानी को देखने की कोशिश नहीं कराएं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्यों में हालत गंभीर है, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच राज्य सरकारें लोगों को बचाने और राहत मुहैया कराने में जी जान से जुटी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम मौजूद है, जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं प्रशासन ने सभी से अपील की है कि नदी किनारे रहने वाले लोग नदियों में न जाएं और खास तौर पर बच्चों पर विशेष ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में शोषण को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और अभिनेत्री मीनू मुनीर के खुलासे के बाद केरल में सियासत गर्मा गई है। राज्य में पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच रिपोर्ट आने के 1 सप्ताह के भीतर 2 फिल्मी हस्तियों ने मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ चौंकाने वाला भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न का खुलासा करने वाली जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट पर केरल की फिल्म इंडस्ट्री और सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ चौंकाने वाले भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न का खुलासा करने वाली जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट पर केरल की फिल्म इंडस्ट्री और सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। कई अभिनेत्रियां सिनेमा जगत की जानी मानी हस्तियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही हैं। वरिष्ठ मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने एक अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स AMMA के महासचिव के रूप में अपना पद छोड़ दिया है। जाने माने फिल्म निर्माता रंजीत को भी केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। CPIM के विधायक M मुकेश और अभिनेता जय सूर्या समेत कई मशहूर हस्तियों पर अभिनेत्री मीनू मुनीर के आरोपों के बाद राज्य भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोल्लम में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विरोध मार्च निकाला। भाजपा नेता V मुरलीधरन ने राज्य सरकार पर शोषण के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। The victims of the sexual harassment in the Malayalam film industry have come out openly. It's more than 48 hours that these statements have been made in public. But the police or the government has not decided till now to
register the FIR. Government is trying to protect the people who have been accused of such harassment. विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने राज्य के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन के इस्तीफे की मांग की है। सतीशन ने पीड़ितों का अपमान करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। Government has been hiding the report for the last nearly 5 years. In the report, so many actresses, those who are working in the field of film, Malayalam film, they made their complaints to the committee. From the report itself, it is very clear that a series of offences have been already committed. Unfortunately, government is not ready to investigate into the allegations in the Justice Hema Committee. That itself is very clear that government is trying to save the culprits. They are trying to protect the culprits. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की उम्मीद जताई है। All of them need to be taken into account quite seriously. Absolutely. I mean, if allegations have been made, thorough investigations need to be followed up with. And if these investigations lead to the allegations being proven right, proven correct, there has to be exemplary punishments handed out. On the other hand, if the allegations are false, even then there will have to be exemplary punishments handed out on the other side of it. Either way, these allegations need to be treated with the utmost seriousness, and I truly hope that this is the beginning of a process that will clear up all the murk that there is in front of us. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, अब तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले इस बात की घोषणा की है कि शिकायत दर्ज होने के बाद कानून अपना काम करेगा। Chief Minister has already announced that if people come forward with the specific complaints, then law will take its course. मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण को लेकर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने केरल की वामपंथी सरकार को बेनकाब करने का काम किया है। अब जबकि पीड़ित अभिनेत्रियां खुलकर सामने आ रही हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इंडस्ट्री में उत्पीड़न मुक्त वातावरण बनाने के लिए विजयन सरकार सख्त कार्रवाई जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मूसा खेल में वाहनों पर हुए हमले में 70 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के दौरान लोगों को वाहनों से उतारकर गोलियों से भून दिया गया। हथियारबंद लोगों ने ट्रकों और बसों से इन्हें उतारा और इनका पहचान पत्र चेक करके इन्हें निशाना बनाया। गौरतलब है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी किया है और पाकिस्तान सेना पर हमले का दावा किया है। उनका कहना है कि लिबरेशन आर्मी ने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।